हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल युहिंद एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम भारत के भूगोल में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और झीलें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो भी नदियां झीलें हैं इनसे आपको एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो ये सिंधु नदी है, ये किस राज्य में बहती है? सिंधु नदी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं वो देख लीजिए आप लोग। रावी है एक सहायक नदी, व्यास भी है, झेलम भी है एक, ये सहायक नदियाँ इसकी, चिनाब है, और पांचवी नदी है सतलज। ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। 5 नदियाँ हैं जो बह कर के आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, है ना। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो मतलब किसी नदी में मिल जाए जा करके। तो ये सारी नदियाँ सिंधु नदी में जा कर के मिल जाती हैं, फिर सिंधु नदी जा कर के अरब सागर की खाड़ी में गिरती है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। ठीक, ये किन 2 देशों के बीच में हुआ था? ये आपके पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। इस समझौते में हुआ क्या था? पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। इस समझौते में जो हमारी ये 6 नदियां हैं इनका बंटवारा हुआ था। किस हिसाब से हुआ था ये देखिए। इस समझौते में जो हमारी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच में बंटवारा हुआ था। कैसे? सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और भारत को जबकि इसका मिलेगा 20% पानी। ठीक, जबकि ये 2 नदियां थी, रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां हैं, इनका पानी भारत को मिलेगा 80%, जबकि पाकिस्तान को 20%। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ 80% पाकिस्तान को मिल रहा है तो इन 3 नदियों का 80% भारत को मिलेगा, है ना। तो ये जो हमारे जम्मू कश्मीर से नदियाँ थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बनता है, यही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ वाला महत्वपूर्ण है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर कोई अब तो याद कर लेता है इसको। ठीक है, बस पता होगा आप लोगों को, सभी को अब जानकारी हो गई होगी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो ये आपके लिए नया पॉइंट होगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा अपने देश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिए, अब गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इन सहायक नदियों के बारे में आप जरूर जान लीजिए। देखिए, सहायक नदियाँ गंगा नदी की कौन कौन सी है? गोमती नदी है, गोदावरी नदी है, गोमती नदी है, गोदावरी नदी है आपकी, गंडक नदी है, कोसी नदी है। कोसी को बिहार का शौक बोलते हैं, ये बिहार में भी बहती है, जो कि आगे चल कर के गंगा में मिल जाती है ना। कोसी नदी हो गई, सोन नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, महानंदा नदी भी है। ये नदियाँ जितनी भी हैं आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, है ना। गोमती, गोदावरी, गंडक, कोसी, घाघरा, महानदी, महानंदा नदी है ये। ओके, ये महानंदा नदी है। और एक यमुना नदी है आपकी, और एक रामगंगा भी है। ये आपकी जितनी भी नदियां हैं गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ओके, अब आपको सहायक नदियां इनके अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी सहायक नदियां हैं मैंने इसे एक लाइन में लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यमुना नदी को खुला नाला बोलते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यमुना नदी को क्या कहते हैं? खुला नाला कहते हैं। यमुना नदी की भी सहायक नदियाँ देख लीजिए। यमुना नदी की आपकी सहायक नदियाँ हैं चंबल और बेतवा। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल है और बेतवा है। ओके, अब जो चंबल जो नदी है इसकी भी सहायक नदियां हैं। चंबल तो हो गई आपकी यमुना की सहायक नदी, लेकिन चंबल की भी सहायक नदियां हैं। मतलब 2 नदियां ऐसी हैं जो चंबल में आकर के मिल जाती हैं, फिर चंबल जाकर के यमुना में मिलती है। तो वो कौन कौन सी नदी है? एक बनास है आपकी, एक कौन सी नदी है? बनास है, और एक आपकी सिपरा है।
तो बनास और सिप्रा नदी है जो कि चंबल में जाकर के मिल जाती है। ठीक, यमुना नदी में कैन नदी भी मिलती है, एक जो कैन नदी है ना वो भी यमुना नदी में जाकर के मिलती है। ठीक, तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हो गई हैं। अब आप देखिए महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये जो तेल नदी है ये महानदी में जाकर के मिल जाती है। तेल नदी महानदी में जाकर के मिल जाती है। ओके, अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि ये नदियाँ कहाँ जाकर के गिरती हैं। चलिए ये तो नदियाँ हो गई हैं, लेकिन इन नदियों का भी कहीं अंत होता होगा ना, तो हम चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन पॉइंट को भी देख लेते हैं। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको इस वीडियो से नदियों और झीलों के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती हैं, एक आपकी नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, एक ये सिंधु नदी गिरती है। ठीक है ना, देखिए इन नदियों का उद्गम स्थल क्या है, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बन चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर, जी के नाम से है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर चेक कर सकते हैं आपको नदियों का उद्गम स्थल क्या है और ये नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी है। ठीक है ना, अब देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी में आपकी गंगा नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी गोदावरी नदी गिरती है, कृष्णा नदी गिरती है, कावेरी नदी भी गिरती है, ये महानदी भी जाकर के गिरती है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ओके, तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि कौन सी नदी कहाँ जाकर मिलती हैं। नदियाँ सिर्फ दो ही जगह जाकर गिरती हैं। अब ये देखिए आप लोग कि अरब सागर कहाँ पर है और बंगाल की खाड़ी कहाँ पर। आप देखिए चित्र बनाते हैं जिस तरीके, है ना, तो ये जो राज्य है दक्षिण भारत है आपका। ठीक है ना, ये आपका दक्षिण भारत है जिसको कि हम लोग प्रायद्वीप भी बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, है ना। अब प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो, जिसके तीनों ओर समुद्र हो, तीनों ओर क्या हो समुद्र, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब दक्षिण भारत के राज्यों को आप प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए इधर जो बना है आपका वो अरब सागर है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हमने देख ली हैं। और इधर जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी वाला पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है ना, तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत क्या है ये भी क्लियर हो चुका होगा, और अरब सागर कहाँ है और बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। ओके, तो अब देखिए वन बाई वाई करके हम इन पॉइंटों को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर हिमानी से होता है। ठीक है ना, वो वहाँ पर जो सतोबद्ध हिमानी है ना वहाँ से होता है आपका। ठीक, और बद्रीनाथ ये कहाँ पर है, ये केदार, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ठीक है ना, ये सब आपके उत्तराखंड में है, केदारनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। तो समझ गए होंगे कि अलकनंदा नदी उत्तराखंड में निकलती है आपकी, कहाँ से, बद्रीनाथ के ऊपर सतोबंध हिमानी से निकलती है। अब देखिए अलकनंदा नदी क्लियर हो चुकी है, गंगोत्री नदी भी देखिए, गंगोत्री नदी कहाँ से निकलती है, मतलब गंगोत्री से क्या कौन सी नदी निकलती है, गंगोत्री जो जगह है वहाँ से हिमानी गंगा नाम की नदी निकलती है। ठीक, गंगोत्री से निकलती है, और ये जो हिमानी गंगा इसी का आगे चल करके नाम भागीरथी नदी पड़ जाता है। ठीक, गंगोत्री से हिमानी गंगा नदी नाम की नदी निकलती है, इस हिमानी गंगा को ही हम भागीरथी नदी बोलते हैं। ठीक, और ये जो अलकनंदा नदी है और ये जो भागीरथी नदी है, दोनों नदी हैं, ये दोनों नदी एक जगह पे मिलती हैं। वो जो जगह है उस जगह का नाम देवप्रयाग है, उस जगह का नाम क्या है, देवप्रयाग है। ये जो दोनों नदी जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जहाँ देवप्रयाग है, जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो वो जो दोनों नदियों को पानी है ना वो अब जो आगे जाकर बहेगा ना उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी का आपका नाम कब पड़ता है, देवप्रयाग के आगे से, तब जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिल जाती हैं उसके आगे से गंगा नदी बन जाती है। ठीक, तो आपकी गंगा नदी कहाँ से कही जाती है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद ही पड़ता है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है ना। अब नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी बांग्लादेश में जब जाती है ना, बांग्लादेश में गंगा नदी बहती है तो वहाँ पर उसको गंगा के नाम से नहीं पहचाना जाता, वहाँ पर उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, इस तरीके ब्रह्मपुत्र नदी भी है,
तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी जाकर के मिल जाती हैं, बांग्लादेश में मिलती हैं। जब ये दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये आपके पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। और ये मिलती हैं आपकी गोलुंडो घाट के पास, ठीक है ना, वहाँ पर मिलती हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनकी सम्मिलित धारा को पद्मा के नाम से बोलते हैं। और ये जानते हो, जब ये मिलती होंगी तब इसको पद्मा बोलते हैं हम लोग, और ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना बोलते हैं। ठीक ना, गंगा को मतलब पद्मा और जमुना मिलकर मिलती हैं, लेकिन इसे जाना किस नाम से जाता है? पद्मा के नाम से ही जाना जाता है। इन दोनों की सम्मिलित धारा को पद्मा के नाम से ही जानते हैं हम। अब पद्मा नदी भी जाकर के मिल जाती है। पद्मा नदी कहाँ मिलती है? देखिए, मेघना से मिल जाती है। ये सब नदियाँ मिलती हैं ना, जो ये आपकी बांग्लादेश में ही मिलना शुरू होती हैं। ठीक, क्योंकि बांग्लादेश में पहुँचकर इनके नाम बदल जाते हैं। ठीक, तो देखिए, मेघना के नाम से मिलती हैं। अब मेघना नाम कहा जाने लगा है। गंगा ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा अब मेघना के नाम से जानी जाने लगी है। ये मेघना के नाम से ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरी? मेघना के नाम से गिरती है ना। तो ये मेघना के नाम से ही गिरती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी की भी सम्मिलित धारा पद्मा के नाम से जाने लगती है। फिर ये जाकर के मेघना से मिलती है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, फिर मेघना के नाम से जाने लगता है इनको। फिर मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब ये प्रायद्वीपीय नदियाँ देख लीजिए। ठीक, ये तो मैंने बता दिया प्रायद्वीप बोलते किसको है? दक्षिण, जिनके तीनों ओर समुद्र बना हो, ठीक है ना, समुद्र का पानी हो, मतलब समुद्र से घिरा हुए जो होता है ना, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है। तो देखिए, लंबाई के अनुसार घटता क्रम इनका, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी ये पड़ती है, मतलब दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक, इसके बाद कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी से बड़ी है गोदावरी नदी। फिर कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के बाद छोटी कौन सी है? नर्मदा आती है। नर्मदा के बाद आपकी आती है महानदी आती है। महानदी के बाद आपकी कौन सी नदी आएगी? कावेरी। फिर आपकी आती है ताप्ती नदी। तो ये हो गया है लंबाई के अनुसार घटता क्रम। ठीक है ना, तो नदियों के बारे में आपकी जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम कुछ झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अब हम इन झीलों के बारे में एक एक करके बहुत आराम से समझते हैं। ठीक है ना, आप वीडियो को बस देखते रहिए। देखिए, भारत की सबसे लंबी झील, आपको एक चीज़ पर फोकस करना होगा, लंबी और बड़ी, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है ना, आप यहीं पर गलती कर जाओगे। भारत की सबसे लंबी झील की बात होगा तो वो आपको लगाना है बेम्बानट झील। कौन सी झील है? बेम्बानट झील। ठीक है ना, ये अगर पूछे कहाँ पर है तो ये आपके केरल में है। कहाँ पर है? आपके केरल में है बेम्बानट झील। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये लंबी झील है सबसे, जो बेम्बानट झील है। अगर पूछे सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो आपको बताना है वुलर झील। और ये कहाँ पर है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये आपकी सबसे बड़ी झील है और ये आपकी मीठे पानी की झील है। इसका पानी कैसा है? मीठा है। ठीक है ना, पूछे भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, तो ये आपकी आएगी चिल्का झील। ये आपकी कौन सी है? चिल्का झील। जगह पूछे किस राज्य में है तो वो है आपकी उड़ीसा में। अगर पूछे इसका पानी कैसा है, या आपसे पूछे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तो भी आपको यही लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि इसका खारा पानी है। इसका पानी कैसा है? खारा है। वुलर झील का मीठा है, जबकि चिल्का झील का खारा है। अगर आपसे पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपको बताना है सांबर झील। ये सांबर झील है कहाँ पर? ये आपके राजस्थान में है। सांबर झील राजस्थान में है। ठीक है ना, और एक चीज़ और, ये जो सांबर झील है ना, ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। इस झील में सबसे ज़्यादा खारा पानी है। ठीक है ना, इंडिया में जितनी भी झील है सबसे ज़्यादा खारा पानी इसी झील में है। कौन सी झील? सांबर झील। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई की बात करें तो आपको लिख देना है चोलामू झील। तुरंत टिक मारना है आपको चोलामू झील पर। जगह पूछ दे अगर आपसे तो आपको सिक्किम बता देनी है। तो किस जगह पर है चोलामू झील? सिक्किम राज्य में है। ये आपका क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील, ऐसी झील का नाम बताइए जो ज्वालामुखी से बन गई है। ठीक है ना, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी फटा, उसके बाद वो झील निकल आई। ठीक, तो कौन सी है वो झील? वो
है आपकी लोनार झील। ये है कहाँ पर? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। ये आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। पूछे अगर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील बतानी है भारत की सबसे बड़ी, तो ये आपकी आएगी गोविंद सागर झील। ये है आपकी गोविंद सागर झील, ठीक है ना। और ये पंजाब में पड़ती है, वो भी सतलज नदी पर है। गोविंद सागर झील जो कि मानव निर्मित झील है, मतलब कृत्रिम झील है, बनाई हुई झील है, ठीक है ना। वो कहाँ पर पड़ती है? पंजाब राज्य में पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए उकाई झील कहाँ है, तो उकाई झील ताप्ती नदी पर स्थित है, मानव निर्मित झील है। पूछा जाए कहाँ है, तो ये आपके गुजरात राज्य में है। उकाई झील आपके गुजरात राज्य में है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, गुजरात राज्य में है उकाई झील। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर में जो राज्य पड़ते हैं उनमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत, ये जो एरिया पड़ता है आपका, ये वाला जो एरिया पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर जितने राज्य पड़ते हैं, 7 राज्य पड़ते हैं यहाँ पर, 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपकी पड़ती है लोकटक झील। पूछे अगर जगह कौन सी है झील का, मतलब कहाँ पर है ये झील, तो ये आपकी पड़ती है मणिपुर में। लोकटक झील है जो, वो आपकी मणिपुर राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, और गांधी सागर ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये तीनों ही आपकी झीलें चंबल नदी पर पड़ती हैं, ठीक। राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील एवं गांधी सागर झील, ये तीनों झीलें आपकी चंबल नदी पर पड़ती हैं, बस जगह अलग है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर आपका राजस्थान में, जबकि गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है, ठीक है। अब देखिए तुंगभद्रा झील, तो तुंगभद्रा झील हमें तुंगभद्रा नदी पर बनी है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर ही बनी है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक तो ये कहाँ है, कर्नाटक, और दूसरा ये एक मानव निर्मित झील है, ठीक। पूछा जाए ऑप्शन दे देंगे मानव निर्मित झील कौन सी है, अगर उसमें तुंगभद्रा ऑप्शन है तो तुंगभद्रा में लगा देना, अगर ऑप्शन दिए हो कहाँ है तो उसमें कर्नाटक में आपको लगा देना है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो 2 राज्य हैं इनकी झीलों के बारे में, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट झील है और याद बहुत आसानी से हो जाती। कैसे? वुलर झील जो कि आपने याद ही कर ली होगी, सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, और इसका पानी मीठा है। डल झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है, बस इन 2 को याद करना है। इसके बाद सब में नाग या नागिन होगा, ठीक है ना, नाग या नागिन होगा, इसको याद और कर लेना, नाग नागिन, नाग और नागिन होगा, ठीक। जिसमें नाग नागिन है वो सारी आपकी जम्मू कश्मीर पड़ती है, डल झील, वुलर झील और मानस बल झील, इन 3 को छोड़कर, ठीक है ना। इन 3 में नाग नागिन नहीं है, ठीक। उत्तराखंड में ये तो बहुत आराम से याद हो जाएंगे, जिसमें भी ताल लगा हो, ताल जैसे कि नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, खुरपाताल, जिनमें भी ताल लगा हो, जिसमें भी ताल हो, ताल, तालाब वाला ताल, तो वो सारी नदी आपकी उत्तराखंड राज्य में पड़ती हैं, ठीक है ना। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट नदियों और झीलों से बनते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। आपको पूरा वीडियो बहुत विधिवत तरीके से देखना होगा, ठीक है ना। एक बार में चीज़ें समझ में ना आए दोबारा फिर देखना या दूसरे दिन देखना, चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक। ये सारे पॉइंट हैं, इनमें से बहुत सारे पॉइंट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये वीडियो में जितने भी पॉइंट है सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। और एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।